नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी कि मुल्ला मुनीर और शहबाज के लिए अपने पाले हुए आतंकवादी को बचाना मुश्किल हो रहा है। दोनों अभी तक भारत से हुई पिटाई के सदमे में हैं। भारत दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में लगा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों में सराबोर कर दिया, तिरंगे में रंग दिया। रिपोर्ट देखिए। शहीदों का रुख करें। मेड इन इंडिया हथियार, पाकिस्तान पर सटीक प्रहार। भारत की स्ट्राइक से शहबाज मुनीर की हालत खराब। घर में घुसकर पाकिस्तान को ठोका, दुनिया में बज रहा भारत का डंका। आतंकिस्तान को भारत कर रहा बेनकाब, आर्थिक मोर्चे पर भी रचा इतिहास। मोदी राज में हर मोर्चे पर भारत का डंका बज रहा है, चाहे आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हो या फिर भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर मिशन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान में खलबली मचाई, जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया और फिर पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए उसके 11 से ज्यादा एयरबेस को भी ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह और बर्बाद किया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मुल्ला मुनीर और कटोरा शहबाज अभी तक भारत से हुई पिटाई के सदमे में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि हमारी संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया और तिरंगे में रंग दिया। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की देसी कंपनियों के बने हथियारों ने पाकिस्तान को महज 23 मिनट में ही धूल चटा दी। भारतीय हथियारों के सामने तुर्की और चीन के हथियार भी बौने साबित हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की डिफेंस कंपनियों के दुनिया भर में चर्चे शुरू हो गए और स्थानीय और भारतीय हथियारों की डिमांड दुनिया भर से आने लगी। पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में ध्वस्त किए गए आतंकवादी ठिकानों की तस्वीरें भी साझा की गई।
उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवानों ने आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर ये संदेश दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत, उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे, हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जहां पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वहीं दुनिया के अलग अलग देशों में 49 सदस्यीय डेलीगेशन भेजकर भारत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया में बेनकाब करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका दौरे पर हैं और शशि थरूर ने वहां कहा कि जिस प्रकार अमेरिका आतंकवाद का शिकार हुआ, उसी तरह भारत भी बार बार इसका शिकार हो चुका है। उन्होंने मुंबई हमले, उरी और पहलगाम हमलों सहित कई आतंकवादी हमलों के बारे में बताते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के ठोस सबूतों की ओर इशारा किया। वहीं बहरीन में ओवैसी ने आतंकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पाले पोसे और ISIS आतंकियों में कोई फर्क नहीं, अब कोई भी हिमाकत की तो सोच से परे होगा। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ, उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था, वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही। दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचकर भारत जिस तरह से आतंकिस्तान की पोल खोलने में जुटा हुआ है, उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ऊपर से भारत की वाटर स्ट्राइक से भी पाकिस्तान की हालत खराब है और UN से लेकर हर जगह पाकिस्तान पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार इसका रोना रो रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यानी इस बार आतंक परस्त पाकिस्तान को कहीं से भी राहत नहीं मिलने वाली और या तो पाकिस्तान को आतंकियों को पालना बंद करना होगा या फिर पानी और रोटी के बगैर तड़प तड़प कर यूं ही मरना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने
आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने बारूदी हमले तो रोक दिए, लेकिन आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का भारत ने जो मिशन शुरू किया वो लगातार जारी है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भी अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। जून में होने वाली FATF की अहम बैठक में भारत ये मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। भारत का कहना है कि 2022 में ग्रे लिस्ट से हटने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाए। भारतीय अधिकारी मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा, जिसके चलते उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी है। भारत सरकार ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए FATF से बात करेगी। भारत कामयाब रहा तो $20 अरब वाला पैकेज रुकेगा। पाकिस्तान को 1,70,000 करोड़ नहीं मिलेंगे। भारत पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान को ये पैसा किसी भी कीमत पर ना मिल पाए, जिससे वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में ना कर पाए। ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में मुश्किल होती है। आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो एक भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक भारत वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाली नई फंडिंग का भी विरोध करेगा। भारत का लक्ष्य है कि पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़े और वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साफ है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वो शायद कभी भूल न पाए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक तरफ पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य का डंका बज रहा है, तो दूसरी ओर भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी इतिहास रचते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जो हमारे आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल भारत 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले 3 साल में भारत का लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। वहीं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। भारत की बढ़ती रफ्तार, टेंशन में चीन पाकिस्तान, पीछे छूटा जापान, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। मोदी सरकार की बेहतरीन नीतियां और लोगों की जिंदा दिली ने
भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना दिया है। इससे दुनिया भर के निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं और भारत में निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था का साइज भी तेजी से अब बढ़ रहा है, जिस वजह से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी ने देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का जो टारगेट सेट कर रखा है, भारत उसके बेहद करीब पहुंच गया। आर्थिक मोर्चे पर परचम लहराते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे पोजीशन पर कब्जा कर लिया और भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जानकारी देश को दी। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. IMF के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद अमेरिका की इकोनॉमी 30,000 अरब डॉलर के करीब है। दूसरे नंबर पर मौजूद चीन की इकोनॉमी 19,231 अरब डॉलर है। तीसरे नंबर पर मौजूद जर्मनी की इकोनॉमी 4,744 अरब डॉलर पर है, जबकि भारत की इकोनॉमी 4,187 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यानी भारत और जर्मनी की इकोनॉमी में अब ज्यादा अंतर नहीं है और जिस रफ्तार से भारत आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, 2027 से पहले ही वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के टारगेट को पूरा कर लेगा। एक बहुत बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। हम वैश्विक स्तर पे अब चौथे मुहाने पे खड़े हैं, चौथे पायदान पे खड़े हैं, जो एक निश्चित ही बहुत अच्छी प्रशंसनीय काम किया है भारत ने। आज अगर हम भविष्य में इस स्थिति को एक उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिवेश में देखेंगे तो पाते हैं कि इस साल हमारी 6.2% के हिसाब से विकास होना चाहिए और अगले साल 6.3%। तो अगर विकास की ये प्रक्रिया जारी रही, जैसा हम सभी को पूरा विश्वास है, तो 2.5-3 साल के अंतराल के भीतर हम जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने मिशन विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया और इसको पूरा करने के लिए राज्यों को मिलकर काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा और अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ते हुए कदम है, पर ये देश को भूलना नहीं चाहिए कि ठीक 11 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल 5 में थी। हम दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं थे। मतलब जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिकली नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में एनडीए की सरकार ने भारत की इकोनॉमी को चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर किया। नीति आयोग को बताना चाहिए कि किस जगह पर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने हैं, दूसरी बने हैं या चौथी बने हैं। पर कैपिटा इनकम में हम पूरी दुनिया में 142 से 146वें नंबर पे, यानी भारत गरीब मुल्क है। भारत की अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 142 से 146वें पायदान पर है। हम जिस जगह पर तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं उसमें 70 से 80% तो अडानी अंबानी के लोगों की कमाई है। आम आदमी को क्या फायदा मिल रहा है, ये नीति आयोग को जरूर बताना चाहिए। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन घट रहा है और आप कह रहे हैं कि हम दूसरी बन रहे हैं, तीसरी बन रहे हैं। मजाक बना दिया है भारत की जनता पार्टी ने इस सरकार का अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था बहुत डिप्रेशन में है, लोग बेरोजगार हैं, लोग कमाई की उम्मीद छोड़ चुके हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आज़ादी का फल आज हमारे तमाम देशवासी ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, 2 जून खाने के लिए भोजन नहीं है, सड़कों पर गुजर बसर करते हैं। तो जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति
संपन्न न हो जाए तब तक मैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सरकार का ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, बल्कि मजबूत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार, अपेक्षित सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। मोदी राज में देश की जीडीपी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 10 साल में 105% की वृद्धि के साथ अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को दोगुना कर दिया। देश का जीडीपी साल 2015 के 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर साल 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया। फिश ने हाल ही में ये कहा कि अगले कुछ सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी मतलब डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी मतलब विकास, और जो उनका संकल्प कि दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। आप देखो 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक आज सम्मान का दिन है कि पिछले हफ्ते ही, पिछले 10 दिन पहले ही जापान जैसे मजबूत आर्थिक शक्ति वाला देश, और कहते हैं जापान की टेक्नोलॉजी को पछाड़कर हम चौथे नंबर पे आ गए। ये एक धोतक है विकास का। आप देखो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस हमेशा रहा है डेवलपमेंट पे, कैसे देश को बढ़ाना, कैसे इंडिजिनस होना, कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाना। आज देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा डिफेंस सेक्टर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारी इंडियन नेवी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेवी है, तभी हम जाकर 75% इंडिजिनस हो गए, जिसका परिणाम है कि हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। 2004 में यूपीए के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार रही। इन 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 10वें नंबर की ही अर्थव्यवस्था पर बनी रही। एक भी स्थान का जंप नहीं लग पाया 10 सालों में। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भारत देश की सरकार बनी और 2024 तक ही हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5 पायदान छलांग मारते हुए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए थे। और मोदी जी ने पिछले वर्ष कहा था कि उनके तीसरे टर्म में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए 1 साल के भीतर ही हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कमिट किया है उसके अनुसार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था उनके तीसरे कार्यकाल में अनिवार्य रूप से बन जाएंगे। भारत की आर्थिक यात्रा नित नई ऊंचाइयों को मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रही है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से विश्व पटल पर भारत का सितारा चमकता जाएगा। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब होती है जब आम आदमी की इनकम बढ़ती है। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहे हैं। आप उनका भी धन इंक्लूड कर रहे हैं जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी या 150 जो घराने हैं। तो जब तक आम जनता की माली हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, तो आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो जाए तो जनता तो परेशान है महंगाई से। जनता की क्रय शक्ति है नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा डाउन है, एक्सपोर्ट डाउन है। भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार ने आम लोगों की आय बढ़ाने का काम किया। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी इस दौरान बढ़े। देश में बेरोजगारी कम हुई और रोजगार के अवसर बढ़े। युवा नौकरी के साथ नए नए बिजनेस कर लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। लोगों की आय बढ़ने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, जिसके चलते घर, गाड़ी समेत तमाम लग्जरी आइटम्स की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ये देश की जीडीपी की रफ्तार को और तेज करने का काम कर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड
भारतीय अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ोतरी हो रही, वैश्विक स्तर पे भी कुछ अच्छे फायदे हुए हैं हमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमको उम्मीद है आगे चल के बहुत बढ़ोतरी होगी। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार किए हैं। डिजिटलाइजेशन इंड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी गेन्स, जो हर जगह पे डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं, बैंकिंग में जो बदलाव हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में महती बदलाव हुए हैं, सभी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और इन कारणों की वजह से मेरा मानना है कि हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य जो 2047 तक होना चाहिए, उसमें पूरी तरह मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस महती प्रक्रिया में केंद्र और सरकार को दोनों को मिलकर विकास की प्रक्रिया में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना होगा। सरकार अपनी नीतियों से प्राइवेट निवेश को बढ़ावा दे रही है। इससे आने वाले समय में और भी मौके बनेंगे और जल्द ही भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के अपने टारगेट को भी पूरा कर लेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए।